नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पत्र कैसे लिखें। पत्र लिखना सीखेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, तो इसके बारे में है वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, पत्र कैसे लिखें। पत्र लेखन के प्रकार, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि आप जिस तरह अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं, अपने समन्वयक को ठीक उसी तरह नहीं लिखते। अपने दोस्त को आप प्रिय से संबोधित करते हैं तथा अपने कार्यक्रम समन्वयक के लिए महोदय संबोधन का प्रयोग करते हैं। यानी आप अगर किसी प्रिय या मित्र को, अगर आप या सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं तो उसको संबोधित करते हैं प्रिय से, और अगर किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं या किसी जरूरत के हिसाब से पत्र लिखते हैं तो उसमें हम महोदय का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोनों में है वो डिफरेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्त को पत्र लिखते समय आप उसके परिवार के लोगों का हालचाल पूछते हैं। यानी जब आप दोस्त को पत्र लिखते हैं तो उसके परिवार के लोगों का भी हालचाल है वो पूछते हैं, और अपने परिवार के लोगों के बारे में बताते हैं, और अपने परिवार के लोगों के बारे में उसे बताते भी हैं। लेकिन अपने समन्वयक को पत्र लिखते समय उनके परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं पूछते, न अपने परिवार का हालचाल बताते हैं। इस तरह की अन्य बहुत सी बातें हैं जहां हमें अंतर करना होता है। आइए इस अंतर को समझने से पहले पत्रों के प्रकारों के बारे में जानते हैं या उनके बारे में जान लें। हम जितनी भी तरह के पत्र लिखते हैं उन्हें सुविधा के लिए दो वर्गों में रख सकते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होता है जो किसी सगे संबंधी या रिश्तेदार को लिखा जाता है, और औपचारिक पत्र किसी उपचार के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, तो उसको हम औपचारिक पत्र है वो कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक पत्र। हम अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं तथा अपने किसी परिचित को पत्र लिखते हैं। इन लोगों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। यानी इन लोगों को, जब रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को या फिर जानकार को जो पत्र लिखते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक शब्द से तात्पर्य है किसी प्रकार की औपचारिकता का न होना, यानी किसी भी तरीके की औपचारिकता का न होना ही अनौपचारिक पत्र है वो कहलाता है। अर्थात कुछ कहने के लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति न लेनी पड़े, या कुछ कहने के लिए धन्यवाद जैसे आभार प्रदर्शन के शब्द न कहने पड़े, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र है वो कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस तरह के अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, या जान पहचान का भी हो सकता है। इस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। यानी अनौपचारिक जो पत्र है, अनौपचारिक पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों को हम इस वृक्ष आरेख द्वारा समझ सकते हैं। देखो कैसे। अनौपचारिक पत्र है उसी को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ये है वो हम बड़ों को लिखते हैं, हमसे जो बड़े हैं उनको लिखते हैं, या फिर बराबर वालों को लिखते हैं, या फिर वो हमसे छोटे हैं तो छोटों को लिखते हैं। तो ये है वो अनौपचारिक पत्र। तो ये एक, अब बड़ों को जो पत्र लिखते हैं तो बड़ों में कौन आते हैं? जैसे पिताजी आ गए, माताजी आ गए, या फिर है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को लिख रहे हैं, या फिर दादाजी को लिख रहे हैं, दादी जी को लिख रहे हैं, चाचा जी को लिख रहे हैं, या फिर मामा जी को लिख रहे हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति को है वो जो पत्र लिखते हैं वो है वो इसमें आते हैं। इसके बाद में बराबर वालों को लिखते हैं, तो जैसे बराबर वाला मित्र होता है, या कोई सहपाठी है, या कोई परिचित है, तो बराबर वालों को भी हम पत्र लिखते हैं। वो भी किस में आते हैं? अनौपचारिक में आते हैं। और इसके बाद में छोटों को जो लिखते हैं, जैसे अगर कोई संबंधी है और वो हमसे छोटा है तो छोटों को लिखने के लिए भी, या फिर कोई परिचित है और वो भी क्या है? छोटा है, तो छोटों को लिखने के लिए भी है वो हम अनौपचारिक पत्र को काम में लेते हैं। यानी उसी श्रेणी में है वो ये आता है। ये आप जान गए कि अपनों की भावनाओं से भरे हुए पत्र ही व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। यानी अपनों से, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनों से भरी हुई जो भावनाएं हैं, वही है वो किस में आते हैं?
व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। ये भावनाएं व्यक्ति और सूचनाओं के स्वरूप के साथ बदलती रहती है, जैसे कभी खुशी और कभी गम। इसी के साथ पत्र की लेखन शैली भी बदल जाती है। पत्र लेखन के शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पत्रों को बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र में बांटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं औपचारिक जो पत्र है उसकी। ये तो अभी तो हमने किसको देखा, अनौपचारिक पत्र। अब है औपचारिक पत्र। ये देखो औपचारिक, जब दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, जब दो लोगों के बीच में व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को औपचारिक कहा जाता है। ऐसे संबंधों को क्या कहा जाता है, औपचारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पुस्तकें मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं तो वो कौन सी है, औपचारिक। तब आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध औपचारिक है, उसे आप किसी निश्चित उद्देश्य से पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार जब आप बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं या सफाई अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तब भी आपका पत्र लिखने का कोई खास उद्देश्य होता है। ऐसे स्थिति में पत्र पाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वह पदाधिकारी महत्वपूर्ण होता है। यानी जो पत्र पाता है, पाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसका जो पद है, वो जो पदाधिकारी है, किस पद पे विराजित है, वो महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में आप किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर इन्हें पत्र लिखते हैं और सिर्फ उसी विषय पर बात करते हैं। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों का संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से होता है। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं, उन्हें कार्यालय पत्र कहते हैं। किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजे गए पत्र भी इसी कोटि में आते हैं। यानी किसी व्यवसाय के उद्देश्य, यानी किसी उद्देश्य से जो पत्र है वो भेजा जाता है, उसी को हम क्या है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। अब औपचारिक पत्र में देखो कौन कौन से आ सकते हैं। एक सबसे पहले व्यावसायिक पत्र है, वो भी इसी में आता है। कार्यालय पत्र है, कार्यालय को लिखा गया पत्र, कोई व्यक्ति कार्यालय को लिख रहा है या कार्यालय व्यक्ति को लिख रहा है तो वो भी औपचारिक में आता है। या कोई आवेदन पत्र है या प्रार्थना पत्र है तो वो भी किस में आता है, औपचारिक पत्र में आता है। अब व्यावसायिक पत्र में जैसे पुस्तक विक्रेता हो गया, बैंक मैनेजर आदि को या इनके द्वारा एक दूसरे को जो लिखते हैं वो। दूसरा कार्यालय पत्र, कार्यालय, संस्था आदि के द्वारा एक दूसरे को या किसी व्यक्ति को लिखा गया पत्र है वो कार्यालय पत्र होता है। और किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उसमें प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र तो वो आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्र के अंग कि पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। अभी हमने औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों के लिखने में कुछ चरणों का क्रमशः पालन करना आवश्यक होता है। यानी दोनों ही को लिखने में कुछ चरण है जो उनको है वो अपनाना होता है। यानी चरणबद्ध तरीके से है वो पत्र लिखा जाता है। जैसे पत्र जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, उपयुक्त संबोधन, पत्र की विषय सामग्री और पत्र की समाप्ति, इन्हें इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने क्या उसका पता लिखा, तिथि लिखना, यानी ऊपर ही ऊपर प्रारंभ में क्या लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, उसके नीचे है वो तिथि लिखेंगे, ताकि उस पत्र के बारे में हमें ये जानकारी मिल सके कि कौन सी तारीख को और कहां से लिखा गया है। दूसरा संबोधन, तो संबोधन तथा अभिवादन की शब्दावली का प्रयोग करना, यानी संबोधन में क्या लिखना है और समापन में क्या लिखना है, तो ये भी है वो, अभिवादन में है वो हम क्या लिख रहे हैं तो ये भी है वो
ध्यान रखना होता है। इसके बाद में तीसरा, कही जाने वाली बात को लिखना, यानी पत्र की जो विषय वस्तु होती है कि इसमें कौन से विषय यानी कौन सी बात को कहना है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। और चौथा, आपको पत्र की समाप्ति तथा हस्ताक्षर, यानी समाप्ति में है वो आप अपना है वो क्या लिखते हैं और हस्ताक्षर है वो करने होते हैं, तो ये एक है वो समापन में लिखने। तो इस तरीके से ऊपर बताए गए पत्र के अंग सभी प्रकार के पत्रों में होते हैं, केवल उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग होता है। यानी ये सारी चीजें हर किसी पत्र में होती है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो अलग अलग हो सकता है। आप कोई भी पत्र उठाकर देखिए, ऊपर बताई गई सभी बातें उसमें दिखाई देंगी। आइए हम पत्र के अलग अलग अंगों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें, यानी थोड़ा इसके बारे में विस्तार से है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले पता और तिथि, कि भाई पता कहाँ लिखते हैं और कहाँ पे है वो तिथि आएगी। तो देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तकें कक्षा 10वीं अभी तक आपको नहीं मिली, इस संदर्भ में अपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को एक पत्र लिखा, पर संस्थान को यह पता नहीं चला कि आप कहाँ रहते हैं और कब आपने पत्र लिखा। अगर पता नहीं होगा तो आपको पुस्तकें कैसे भेजी जाएंगी और यह भी नहीं जान पाएंगे कि किस दिन तक आपको पुस्तकें नहीं मिल पाई थी। इसलिए सभी पत्रों में ऊपर दाएं ओर, यानी ऊपर जो दाएं ओर है कोने में पता लिखा जाता है, इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। यानी ये जो दाईं ओर का ये जो आपको कोना दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले पता लिखेंगे और उसके बाद में नीचे दिनांक है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, पता लिख दिया और उसके बाद में है वो क्या लिख दी, दिनांक लिख दी। तो ये है वो आपको दाईं तरफ है वो ऊपर कोने में है वो लिखना होता है पत्र में। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब किसी को पहली बार पत्र लिखा जाता है तब अपना पूरा पता लिखा जाता है। जब आप पहली बार किसी को पत्र लिख रहे हैं तब उसमें आप पूरा पता लिखेंगे। लेकिन जब हम परिचित व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो कभी कभी पूरा पता नहीं भी लिखते, क्योंकि वह हमारा पता जानता है। अगर परिचित है तो वो हमारा पता जानता है, तो वहां पे पता नहीं लिखते, सीधी तिथि है वो लिख देते हैं या शॉर्ट में है वो उसके बारे में लिख देते हैं। फिर भी शहर या ग्राम यानी स्थान का उल्लेख अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार जिनसे हम नियमित पत्र व्यवहार करते हैं उन्हें भी बार बार पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नियमित जिसको पत्र लिखते हैं तो उसे है वो पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पता बदल जाने पर नया पता बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वैसे केवल शहर का नाम ही लिखा जाता है। यदि उसी शहर में पत्र भेजा जा रहा हो तब केवल तारीख ही लिखना काफी होता है। बहुत हुआ तो तारीख के ऊपर स्थानीय लिख देते। अगर ज्यादा ही आपको लगता है तो जो तारीख लिख रहे हैं तारीख के ऊपर स्थानीय लिख दे। स्थानीय का मतलब उसी शहर से है वो ये पत्र लिखा गया है। इन तीनों स्थितियों को पत्र में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। कौन कौन सी तीनों? पहले में देखो, सबसे पहले आप है वो क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे और दूसरी दिनांक लिख देंगे। ये तो आपकी पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, पूरा पता नहीं लिख करके वहां का स्थान लिख देंगे। जैसे आपने स्थान है वो शहर का नाम लिख दिया नई दिल्ली और उसके बाद में दिनांक लिख दी, तो ये आपकी दूसरी स्थिति हो सकती है। या फिर तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, अगर आप उसी शहर से हैं, जिस शहर में है वो आप पत्र भेज रहे हैं उसी शहर से हैं, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, स्थानीय लिख देंगे और फिर दिनांक लिख देंगे। ये आपकी तीसरी स्थिति है वो हो जाती है। तो ये आप पहली चीज को ध्यान से समझ नोट। टाइप की सुविधा के लिए आजकल पता व दिनांक को बाईं ओर लिखने का भी प्रचलन है। यानी जो आजकल टाइपिंग का जो प्रचलन है, टाइपिंग के प्रचलन की वजह से दाईं ओर नहीं लिख करके कुछ लोग हैं वो टाइपिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आता है तो इस तरफ भी है वो लिखने लग गए हैं इसलिए। लेकिन सबसे पहले है वो ऊपर ही ऊपर यही चीज है वो आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है।
दूसरे नंबर पे संबोधन तथा अभिवादन। अब ये संबोधन और अभिवादन क्या है इसके बारे में है वो हम देखते हैं। संबोधन, जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि उसे क्या लिखकर संबोधित करें। यह संबोधन पत्र लिखने और पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है कि पत्र लिख कौन रहा है और पत्र मिल किसको रहा है, इस पर है वो निर्भर करता है। जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तब उसके लिए अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो अलग। इसी तरह से अनौपचारिक संबंधों में अलग संबोधन का प्रयोग करते हैं। कुछ नमूने देखिए किस तरीके से। जैसे हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी। अगर किसी मित्र को लिख रहे हैं तो जैसे प्रिय मीनू। अगर उनसे आदर के तुल्य है तो हम क्या लिखेंगे, आदरणीय दादाजी। ध्यान दीजिए, दिए गए शब्द पूज्य, प्रिय, आदरणीय, महोदय आदि संबोधन के रूप है। संबोधन वाले शब्दों के बारे में हमें कुछ और जानना चाहिए। कैसे, प्रिय। अब प्रिय किसको लिखते हैं, संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। अपने से छोटों के लिए भी प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अपने बराबर वालों के लिए भी कर सकते हैं, या फिर कोई घनिष्ठ व्यक्ति है, घनिष्ठ जिसके साथ में संबंध है तो उसके लिए भी प्रिय। जैसे प्रिय नाम लिख दो, जैसे प्रिय रमेश या प्रिय मीनाक्षी या फिर प्रिय मित्र। तो इस तरीके से है वो आप तीन स्थितियों में है वो इसका प्रिय का प्रयोग है वो कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी औपचारिक स्थिति में भी प्रिय का प्रयोग किया जाता है। प्रिय उपनाम, जैसे लिखा कि प्रिय जोशी या फिर प्रिय जोशी जी या प्रिय अजय जी। तो इस तरीके से है वो आप उस स्थिति में यानी औपचारिक पत्र में भी प्रिय का है वो प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पूज्य या पूजनीय या आदरणीय या श्रद्धेय आदि का प्रयोग अपने से बड़े उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें आप आदर देना चाहते हैं। जैसे पूज्य गुरु जी, पूजनीय माता जी, आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय गुरुवर। इस तरीके से है वो आप इनके बारे में है वो लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हिंदी में कई बार औपचारिक स्थिति में प्रिय के स्थान पर जनाब का भी प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी में कई बार क्या करते हैं, हम प्रिय नहीं लिख करके प्रिय की जगह जनाब शब्द का भी प्रयोग है वो करते हैं। ऐसे में जी का स्थान साब शब्द ले लेता है, यानी जी नहीं लगा करके वहां पे फिर क्या लगाते हैं, साब लगाते हैं। जनाब सिंह साहब, तो जनाब शब्द का प्रयोग किया तो हमने आगे सिंह के आगे जी नहीं लगा के क्या लगाया, सिंह साहब। तो जनाब सिंह साहब, जनाब अख्तर साहब। अब अख्तर नाम है तो इसके आगे साहब लगा दिया तो जनाब अख्तर साहब। इस तरीके से है वो जनाब का भी प्रचलन रहा है। प्रिय और जनाब के अतिरिक्त भी बहुत से संबोधन हो सकते हैं, जैसे महोदय, प्रिय, महोदया आदि। इस तरीके से है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अभिवादन, ये तो हो गया हमारे यानी संबोधन कि उन्हें संबोधित कैसे किया जाए। अब अभिवादन, अभिवादन में क्या, संबोधन के तुरंत बाद हमें उस व्यक्ति को संबोधन के ही अनुरूप अभिवादन लिखना होता है। अभिवादन के प्रमुख रूप है यानी चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब आदि। यानी इस तरीके से यानी चरण स्पर्श कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आदाब कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अभिवादन है। तो इसका प्रयोग है वो तुरंत उसके बाद में किया जाता है। जैसे चिरंजीव, आशीर्वाद, खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो जैसे शब्द भी अभिवादन के अंतर्गत ही आते हैं। कभी कभी संबोधन के तुरंत बाद भी पत्र प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसे स्थिति में प्राय संबोधन और अधिक आत्मीय रूप में दे दिया जाता है, जैसे प्यारे भैया, मेरी प्यारी माँ आदि है वो। इस तरीके से भी है वो संबोधन दे दिया जाता है। अब देखिए संबोधन के तुरंत बाद ये होता है। अब देखिएगा, जब स्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद जैसे अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से उम्र में छोटा है। यानी लिखने वाला क्या है, यानी उससे क्या है, वो जिसको लिख रहे हैं तो
कहने का मतलब है कि संबोधित व्यक्ति लिखने वाले से उम्र में क्या है, जो लिख रहा है उससे क्या है, छोटा है। जो पत्र लिख रहा है उससे छोटा है, तभी तो उसको है वो आशीष देंगे। अब अभिवादन में है वो देखिएगा, एक तो पूज्य दादाजी प्रणाम, प्रिय विवेक स्नेह है, तो वो बराबर वाला है इसलिए हमने ये कहा स्नेह है। और ये दादाजी है वो हमारे पूजनीय है इसलिए हमने क्या कहा, पूज्य दादाजी। उसके बाद में डायरेक्ट है वो प्रणाम, तो ये है वो अभिवादन। औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में प्राय महोदय, प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन का शब्द लिखने के बाद पूर्ण विराम यानी पूर्ण विराम अथवा संबोधन चिन्ह यानी संबोधक सूचक जो चिन्ह होता है उसका को है वो अवश्य लगाना चाहिए। ऊपर के उदाहरणों में प्रणाम और स्नेह के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। इस पर आपने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया होगा कि भाई इसके बाद में है वो पूर्ण विराम है वो लगाया गया है। देखिएगा आप अगर देखें तो इसमें है वो जैसे यहां पे क्या लगाया हुआ है, अल्प विराम यानी थोड़ा रुकने के लिए, तो इस तरीके से है वो हम लगाते हैं। आगे देखिए, पत्र की विषय वस्तु। अब पत्र की विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है वो कौन आता है, पत्र की विषय वस्तु। पहले पे क्या आ जाता है, पता आ जाता है और दिनांक आ जाता है, उसके बाद में संबोधन और अभिवादन आ जाता है, और अब तीसरे नंबर पे पत्र की क्या आ जाएगी, विषय वस्तु। क्या होती है पत्र की विषय वस्तु, पत्र में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री देनी होती है। अभिवादन के बाद में पत्र की सामग्री देनी होती है कि इसमें लिखना क्या है, यानी उसकी विषय वस्तु। उस पत्र के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं या कहने जा रहे हैं वही पत्र की विषय वस्तु या सामग्री कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसे पत्र का संदेश भी कहा जा सकता है, जिसे हम पत्र पाने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे प्रिय बेटी संयुक्ता, ऊपर ही ऊपर पता और दिनांक आ गया, उसके बाद में अभिवादन में स्नेह है। अब मैंने कल एक फिल्म देखी तो तुम्हारी बहुत याद आई, पर अच्छा होता यदि तुम, तो इस तरीके से है वो उसके बारे में लिख देंगे। ये उसकी क्या है, विषय वस्तु। औपचारिक पत्रों में जहां अभिवादन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता वहां पत्र का संदेश संबोधन के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे सबसे पहले महोदय लिखा और महोदय के तुरंत बाद में जैसे क्या आ गया, NIOS को पत्र। अब उसके बाद में अब किसको पत्र लिखा गया है और उसके बाद में विषय आ जाता है कि किस विषय में है वो ये पत्र लिखा जा रहा है। पत्र की सामग्री के संबंध में कुछ बातें, यानी आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है, बातों का विशेष ध्यान रखना। वो कौन कौन सी बातें होती है सबसे पहली देखिएगा, यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो संदेश का आशय पहले अनुच्छेद में ही स्पष्ट करें। अगर पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो जो संदेश है उसको पहले ही अनुच्छेद में है वो स्पष्ट आपको कर देना है, क्लियर कर देना है। यदि पत्राचार पहले से चल रहा है तो पिछले पत्र का उल्लेख अवश्य करें। इससे यानी इसके लिए पिछले पत्र की तारीख और संदर्भ का भी उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे आपका दिनांक 24/10/23 का पत्र मिला, इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है, तो भाई पहली डेट लिख दी और उसके बाद में उसके बारे में लिख दिया, तो उसकी जानकारी है वो पहले मिल जाती है। यदि कोई सरकारी पत्र हो तो पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य करें। अगर कोई सरकारी पत्र है तो उसमें पत्र की संख्या की ये पत्र कौन सा है और उसकी दिनांक है वो अवश्य लिखें। आपके पत्र संदर्भ में क्या लिखेंगे, जैसे 13/2 है वो या फिर 197 है वो लिख दिया, तो ये तो है वो इसकी है वो संख्या हो गई। उसके बाद में दिनांक में 26/12/2 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है। तो इसमें कोई भी सरकारी पत्र है तो उसमें पत्र संख्या और दिनांक का उल्लेख है वो हम करते हैं। अगली, यदि कही जाने वाली सामग्री लंबी है तो 2 या 3 अनुच्छेदों में संदेश के कथन को बांट लें। मुख्य बात से पत्र शुरू करके अगले अनुच्छेद में उसी से जुड़ी बातें दे, नई बात नए अनुच्छेद से शुरू करें।
पर विस्तार से बचे, यानी ज्यादा विस्तार है वो उसमें पत्र में नहीं लिखना चाहिए। जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो अंतिम वाक्य के रूप में कोई वाक्यांश या शब्द देते हैं जो अंतिम अनुच्छेद के बाद स्वतंत्र रूप से आता है। जैसे शेष अगले पत्र में, अपना ख्याल रखना, हार्दिक शुभकामनाओं सहित, से धन्यवाद, प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा में आदि, इस तरीके से एक लाइन है वो अंत में लिख देते हैं। अब इसके बाद में चौथा जो पार्ट है वो है समापन या शब्द। समापन शब्द कह दे या फिर हस्ताक्षर, यानी समापन के समय है वो हम क्या लिख रहे हैं और उसके नीचे हस्ताक्षर है वो कर रहे हैं। तो पत्र में जब संदेश कथन समाप्त हो जाता है तब हम अपना नाम लिखने से पहले समापन शब्द का प्रयोग करते हैं। आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, बहुदिये या बहुदिया, आपकी, तुम्हारी, तुम्हारा मित्र, ये सब समापन शब्द है। ये लिख करके फिर है वो नाम लिख देंगे या हस्ताक्षर कर देंगे। इसका प्रयोग भी हम विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे अध्यापक को पत्र लिखते समय आपका आज्ञाकारी शिष्य, मित्र को तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, माता पिता को आपका बेटा, आपकी बेटी आदि लिखेंगे। बड़े व्यक्ति अपने से छोटों के लिए शुभ चिंतक, शुभेच्छु आदि लिख सकते हैं। किसी को निमंत्रण देने पर प्राय दर्शनाभिलाषी लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में सामान्यतः बहुदिये लिखा जाता है, यानी औपचारिक जो पत्र होते हैं उसमें तो सामान्यतः हम क्या लिखते हैं, बहुदिये का प्रयोग है वो करते हैं। समापन शब्द हमेशा संदेश की समाप्ति के बाद नई पंक्ति में लिखा जाता है। इसके बाद अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, यानी अल्प विराम का है वो प्रयोग है वो कर दिया जाता है। अंत में हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्या लिख दिया, बहुदिये, और बहुदिये लिख करके है वो इस तरीके से है वो अल्प विराम का है वो प्रयोग कर देते हैं। तो इसका भी है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। कार्यालय संबंधी तथा व्यावसायिक पत्रों में बहुदिये या आपका लिखते हैं। आवेदन पत्र में बहुदिये, प्रार्थी, विनीत, निवेदक आदि लिखा जा सकता है। समापन शब्द के नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। सरकारी तथा औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद कोष्ठक में पूरा नाम तथा उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यानी हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिख देते हैं और नाम के साथ में पदनाम लिख देते हैं कि भाई ये किस पद पे है, ताकि उससे ये स्पष्ट हो जाए कि ये सिग्नेचर है वो, यानी हस्ताक्षर किसके किए गए हैं। यहां ध्यान रखना चाहिए कि अनौपचारिक पत्रों में हम केवल अपना नाम लिखते हैं, जबकि औपचारिक पत्रों में पहले अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद नीचे कोष्ठक में अपना पूरा नाम तथा पदनाम लिखते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान, जैसे अनौपचारिक पत्रों में तो हम क्या लिखते हैं, आपकी बेटी रंजीदर कौर, यानी हमने है वो नाम लिख दिया, आपकी बेटी, ये हो गया। और औपचारिक पत्र में क्या लिखेंगे, बहुदिया, हस्ताक्षर करेंगे और उसके नीचे कोष्ठक में अर्शिया खान, और अगर कोई पद है तो पद भी लिख देंगे। जैसे मान लीजिएगा कोई भी पद है, लिपिक है, वरिष्ठ लिपिक है, तो जो भी पद है वो वहां पे लिख देंगे। कुछ पत्रों के नमूने देखिएगा। अपने घर में समय समय पर आए कुछ पत्र एकत्रित किए होंगे, उन्हें एक बार पढ़कर देखिए। वैसे आपकी सहायता के लिए कुछ पत्रों के नमूने हम यहां दे रहे हैं, इससे आपको पत्र लिखने की प्रक्रिया का पता चल सकेगा। कैसे? पत्र लिखना भी एक कला है। क्या आप जानते हैं कि केवल सूचना देना, हालचाल पूछ लेना या बता देना ही पत्र नहीं है। ऐसे पत्र उबाऊ होते हैं। अच्छे पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उससे आत्मीयता का अनुभव हो, पाने वाले को लगे कि पत्र उसी के लिए लिखा गया है। यानी पाने वाला जो है, पत्र जिसको मिलेगा उसको ये लगना चाहिए कि ये पत्र है वो उसी के लिए लिखा गया है। ऐसे पत्र दिल पर अपनी छाप छोड़ते हैं और संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, जैसे
बीरगंज नेपाल और दिनांक लिख दिया। उसके बाद में प्रिय संजय सह प्रेम नमस्ते, आज से तीसरे दिन तुम्हारा जन्मदिन है, इसकी तुम्हें ढेर सारी बधाई। ये खुशी की बात तो है, पर मुझे अजीब सा लग रहा है, हम दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं रहूंगा। परसों मामा जी का विवाह है, इसलिए मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। मैं यहीं से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूं। ऐसे शुभ दिन सैकड़ों बार आए और हर घड़ी तुम्हारे लिए नए उल्लास, नई उमंगे और नई आशाएं लिए हुए हो। हार्दिक शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न जॉनी। इस तरीके से यह है वो मित्र को लिखा गया पत्र है। उपयुक्त पत्र में जॉनी ने अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई भेजी है। आपको सदा ध्यान रहे कि बधाई पत्र का प्रारंभ सदा खुशी भरे वाक्य से होना चाहिए और अंत शुभकामनाओं के साथ। बधाई के लिए एक दो वाक्य ही काफी है, जैसे इस पत्र के अंतिम दो वाक्य। किंतु जन्मदिन पर न पहुंच पाने का कारण बताते हुए जॉनी ने याद दिलाया है कि दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर हमेशा साथ रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकूंगा। इन दो वाक्यों से दोनों मित्रों के स्नेह संबंधों की अंतरंगता व्यक्त हो रही है, यानी कितने घनिष्ठ है वो दोनों में संबंध है ये पता चल रहा है। अब देखिएगा दूसरा, औपचारिक पत्र। जिस प्रकार अंतरंगता अनौपचारिक पत्रों का विशिष्ट गुण है, उसी प्रकार संक्षिप्तता और स्पष्टता औपचारिक पत्रों की विशेषता होती है। आज के युग में विस्तृत विवरण पढ़ने की फुर्सत किसी अधिकारी या व्यवसायी को नहीं होती, इसलिए ऐसे औपचारिक पत्रों को लिखते समय बिना भूमिका बांधे सीधे विषय पर आ जाना चाहिए और अंत में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख कर देना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पत्र को पढ़िए, देखते हैं कैसे। शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। ये एक औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, जो हम किसको लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत कर रहे हैं। सचिव आवासीय कल्याण समिति किदवई नगर कानपुर, और उसके नीचे दिनांक लिख दी, तो ये तो आ गया पता और इसके नीचे दिनांक। उसके बाद में सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी कानपुर महानगर पालिका कानपुर, तो ये है वो संबोधन। इसके बाद में विषय लिखेंगे। विषय गंदगी की समस्या। महोदय, बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले 10 दिनों से हमारी बस्ती में ढंग से सफाई नहीं हो रही है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, नालियां बंद पड़ी है, सफाई कर्मचारी दिखाई ही नहीं पड़ते। यदि तुरंत इस समस्या को हल नहीं किया गया तो महामारी भी फैल सकती है। मैं किदवई नगर के सभी निवासियों की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सफाई का विशेष प्रबंध तुरंत किया जाए। भवदीय हस्ताक्षर इरफान बेग, यानी यहाँ पे हस्ताक्षर करके कोष्टक में है वो क्या लिख दिया, नाम लिख दिया गया है। उक्त पत्र में आपने ध्यान दिया होगा कि श्री इरफान बेग आवासीय कल्याण समिति के सचिव है। हो सकता है कि इनके नाम से प्रकाशित शीर्ष पत्र लेटर हेड हो। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना नाम पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर लेटर हेड है तो लेटर हेड के ऊपर है वो, ये सब लिखना नहीं होता, लेकिन लेटर हेड ने सिंपल कागज पे लिख रहे हैं तो ये सब लिखना होता है। इस पत्र को भेजते समय एक विकल्प यह भी हो सकता है कि इरफान बेग अपना पता हस्ताक्षर के नीचे लिखे। इस प्रकार के औपचारिक पत्रों में संबोधन से पूर्व ही विषय लिखना भी आवश्यक होता है, जिससे संबंध अधिकारी को पूरा पत्र पढ़े बिना ही पत्र का विषय समझ में आ जाए और यह शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही कर सके। अब इसके बाद में दूसरा है व्यावसायिक पत्र। अब आप औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक पत्र का एक नमूना देखिए। यहाँ पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पता, तिथि, संबोधन आदि औपचारिकताओं के बाद सीधे सीधे पत्र का प्रयोजन लिख दिया गया है। जैसे
पुस्तक विक्रेता को पत्र पुस्तकें मंगवाने, यानी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं किसके लिए? पुस्तकें मंगवाने के लिए। सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर क्या लिखेंगे? दिनांक लिख देंगे। सेवा में व्यापार प्रबंधक, नेशनल बुक ट्रस्ट, ए यानी 5A ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, यानी ये तो सबसे पहले है वो सेवा में करके क्या लिख दिया? एड्रेस लिख दिया। विषय पुस्तकें मंगवाने के लिए, यानी किस विषय में लिख रहे हैं? पुस्तकें मंगवाने के लिए। महोदय, निम्नलिखित पुस्तकों की एक एक प्रति मेरे नाम से कुरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। अब यहाँ पे देखो पुस्तकों के है वो क्या लिख दिए गए हैं? नाम लिख दिए गए हैं। उसके बाद में भवदीय भावना सिन्हा, ये है वो यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, वायुसेना स्टेशन, लोगांव, पुणे, महाराष्ट्र, यानी यहाँ पे एड्रेस लिख दिया कि यहाँ पे इस पते पर है वो भेज दी जाए। तो ये एक क्या है? व्यवसायिक पत्र। उसके बाद में है वो अगला देखते हैं, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र भी एक प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र लिखते समय भी आप उन सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जो किसी भी अन्य औपचारिक पत्र लेखन के समय रखते हैं। यानी आवेदन पत्र में भी औपचारिक पत्र की तरह ही उन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्या? नौकरियों के लिए या पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए आवेदन पत्र भेजने की 2 शैलियां प्रचलित है। आवेदन करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि कहीं उनका कोई तैयार प्रपत्र हो। तैयार कोई प्रपत्र तो नहीं है, यदि है तो आप उसे मंगा लें या स्वयं जाकर ला सकते हैं तो ले आए। या तो कोई प्रपत्र होगा यानी उनका कोई प्रारूप होगा जिस पे आप है वो सारी चीजें हैं वो लिख करके भेजेंगे तो वो मंगवा ले, और अगर नहीं है तो यदि किसी प्रकार का कोई प्रपत्र नहीं है तो आप एक सादे कागज पर विज्ञापन का विस्तृत हवाला देते हुए अपनी योग्यताएं साफ साफ लिख कर भेज सकते हैं। और हाँ, आप अपना पता लिखना न भूलें। आप आवेदन पत्र के निम्नलिखित नमूने से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि आवेदन पत्र कैसे, एक नमूना देखिएगा। सचिव, पराग टेक्सटाइल लिमिटेड, 16/11 महारानी स्ट्रीट, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सचिव को लिख रहे हैं, इस जो कंपनी है उसका एड्रेस भी लिख रहे हैं। विषय लिपिक पद के लिए आवेदन, हमने लिपिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसका विषय लिख दिया। महोदय, पंजाब केसरी समाचार पत्र के विज्ञापन संख्या 633 दिनांक 15/2/2012 के अनुसार आपकी कंपनी में लिपिक पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करती हूं, यानी ये आवेदन प्रस्तुत कर रही है। मैं 20 वर्षीय सुरभि कट्टीमणि केंद्रीय विद्यालय से प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी हूं। इसके अतिरिक्त मैं कंप्यूटर का प्रयोग जानती हूं और हिंदी और अंग्रेजी में तीव्र गति से सामग्री टाइप कर सकती हूं। प्रमाण पत्र संलग्न है, टाइपिंग का जो प्रमाण पत्र है वो भी इसमें संलग्न किया जा रहा है। मेरे पास अभी कार्य अनुभव की कमी है, यदि आप अवसर दें तो विश्वास दिलाती हूं कि अपनी मेहनत और लगन से आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। धन्यवाद सहित प्रार्थी सुरभि कट्टीमणि, यानी एड्रेस लिख दिया, और बाड़मेर, राजस्थान। अब इस तरीके से है वो ये, लेकिन ये जो प्रार्थी है ये सामान्य तौर पे है वो किस तरफ आ जाता है? दाईं तरफ नीचे है वो आ जाता है, लेकिन आजकल टाइपिंग की वजह से है वो इस तरफ भी लिखने लग गए हैं तो ये है वो, लेकिन आएगा यहीं पे। नई सूचना तकनीकी और पत्र। अब जो नई सूचना तकनीकी और पत्र है उसके बारे में है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा, पुराने समय में लोग हाथ से लिखे पत्र को विशेष पत्र वाहकों द्वारा भेजा करते थे। फिर डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई और पत्र डाक से भेजे जाने लगे। सुविधा होने पर स्पष्टता और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्राय औपचारिक कार्यालय पत्र टंकित किए जाने लगे, यानी टाइप किए जाने लगे। वैज्ञानिक तकनीकी में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से अब 21वीं सदी में पत्र लिखने और भेजने की शैली में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि पारिवारिक यानी अनौपचारिक पत्र आज भी प्राय हाथ से लिखे जाते हैं, किंतु इन्हें अपने गंतव्य तक यानी पाने वाले तक पहुंचने में 2-3 दिन से लेकर 2-3 सप्ताह तक का समय लग जाता है।
कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन से ईमेल और फैक्स प्रणाली से ने समय के इस अंतराल को लगभग समाप्त ही कर डाला है। ई पत्र या ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। ग्राफिक ईमेल के साथ लिखने वाला ई पत्र का बॉक्स खोलता है और अपने मन की बात उसमें निश्चित व्यक्ति के लिए टाइप करता है और निश्चित पते पर भेज देता है। वह पत्र इंटरनेट द्वारा पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। प्राप्त करने वाला उसे उसी क्षण अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ लेता है और चाहे तो उसकी प्रतिलिपि यानी प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। ईमेल के पत्र लेखन के प्रारूप में और सामान्य पत्र लेखन के प्रारूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता, पर ईमेल ध्यान रखा जाता है कि पत्र संक्षिप्त, ईमेल में यह ध्यान रखा जाता है कि पत्र कैसा हो, संक्षिप्त हो। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। पृथक कागज पर हाथ से लिखकर या टंकित पत्र को फैक्स मशीन के द्वारा संसार के किसी भी कोने में दूसरी फैक्स मशीन पर उसी रूप में मुद्रित कराया जा सकता है। तो हम फैक्स के माध्यम से भी है वो अपनी सूचना भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया टेलीफोन प्रणाली से जुड़ी होती है और सैटेलाइट की सहायता से पलक झपकते ही दूसरी फैक्स मशीन पर कागज की प्रति प्राप्त हो जाती है। आजकल छोटे छोटे से संदेश लिखकर मोबाइल फोन द्वारा लोग अपने प्रिय पात्र के मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं। दूसरा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बैठा हो, पहला व्यक्ति अपनी जगह से उसे मनचाहा संदेश भेज सकता है। इन्हें एमएमएस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एमएमएस कहते हैं। अब ये एमएमएस का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। छोटे से कुछ एक लिमिट होती है, उन्हीं लिमिट में है वो उस संदेश को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए संदेशों को है वो एसएमएस के भेजने का क्रम देखिए। मोबाइल फर्स्ट में नमस्कार आप कैसे हैं, फिर दूसरे वाले मोबाइल पे ये पहुंचा और दूसरे वाले ने जवाब दिया बढ़िया, फिर पहले वाले ने वापस लिखा मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, आप कहाँ हैं। फिर फर्स्ट ये दूसरे वाला कहता है मैं अभी कानपुर में एक मीटिंग में बैठी हूं, क्या बहुत जरूरी बात है? तो पहला वापस हाँ है तो, पर जब आप दिल्ली में होंगी तब यानी हम तभी बैठकर बात करेंगे। तो फर्स्ट मोड ठीक है मैं रविवार शाम को दिल्ली पहुंचूंगी। तो इस तरीके से मोबाइल की जो है वो एमएमएस के यानी एसएमएस के द्वारा, एसएमएस के शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो इसके माध्यम से ही हम है वो अपनी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो आजकल की ये इंटरनेट की दुनिया में है वो बहुत सारे बदलाव के माध्यम से आज तो हमारे पास में संदेश के लिए इस एसएमएस का भी बहुत कम प्रयोग करके है वो व्हाट्सएप के माध्यम से है, फेसबुक के माध्यम से है, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी है वो मैसेज है वो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। हम हमारा संदेश तुरंत है वो अगले के पास में भेज देते हैं। तो ये था पत्र कैसे लिखें, इसके बारे में है वो हमने जानकारी करी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।